बात चल रही थी कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रियात्मक समूह बताया था कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। ठीक, तो मैंने ये बताया कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह या मूलक जो उस यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सपोज दैट C2H5OH रखा हुआ है तो इसमें OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक, तो इस तरह से हमें कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूहों का परिचय जानना है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। फिर इसके बाद क्रियात्मक समूहों के आधार पर हम IUPAC नामनक्लेचर करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC नामनक्लेचर देखना होगा। ठीक, ये देखने के पहले फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमें कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूहों का परिचय जानना है। सबसे पहला क्रियात्मक समूह होता है हमारा कार्बन कार्बन द्विबंध। कार्बन कार्बन द्विबंध, और इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो कार्बन कार्बन द्विबंध भी एक प्रमुख क्रियात्मक समूह है, क्योंकि जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि ये क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज होने के लिए योगात्मक अभिक्रियाएं करते हैं, यानी कि यह द्विबंध टूटेगा और योगात्मक अभिक्रिया होगी। ठीक, तो कार्बन कार्बन द्विबंध भी एक प्रमुख क्रियात्मक समूह है। अगला हमारा आ जाता है कार्बन कार्बन त्रिबंध। कार्बन कार्बन त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी एक प्रमुख क्रियात्मक समूह हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज होने के लिए योगात्मक अभिक्रियाएं करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग का अगला समूह आ जाएगा एल्कोहॉली समूह। एल्कोहॉली समूह OH समूह। ठीक, तो ध्यान देना है, नॉर्मली OH समूह को हम हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। OH समूह को क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। जब यह समूह किसी संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, किससे जुड़ा हुआ होगा, किसी संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, तब हम लोग इसे एल्कोहॉली समूह कहेंगे। ठीक, OH समूह को हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। जब यह समूह किसी संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम एल्कोहॉली समूह कहते हैं। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला आ जाता है हम लोगों का चौथे नंबर पे देखेंगे हम लोग एल्डिहाइडी समूह। एल्डिहाइडी समूह, CHO समूह, या इसी को हम लिख देते हैं C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे दिखा सकते हैं एल्डिहाइडी समूह को। तो एल्डिहाइडी समूह को हम लोग सामान्यतया फार्मिल समूह कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइडी समूह को फार्मिल समूह कहते हैं। ठीक, जब यह समूह हाइड्रोजन या कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु या कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा यह समूह, तब इसे एल्डिहाइडी समूह कहेंगे। ठीक, CHO समूह को सामान्यतया हम लोग फार्मिल समूह कहते हैं, फार्मिल। ठीक है ना, फार्मिल समूह कहते हैं। जब यह समूह हाइड्रोजन या कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है तब इसे एल्डिहाइडी समूह कह देते हैं, और जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होगा उन्हें हम एल्डिहाइड कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। जैसे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। ठीक है ना, C2H5CHO प्रोपेनएल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएंगे, एल्डिहाइड है, इन्हें हम एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग का अगला समूह हो जाएगा एल्डिहाइडी समूह के बाद कीटो समूह ले लेते हैं। कीटो समूह, या इसी को हम लोग कीटोनी समूह भी कह देते हैं। इसी को हम कीटोनी समूह कह देते हैं। ठीक है ना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे CO से, या इसी को ऐसे दिखा देते हैं C सिंगल
O कर देंगे। या इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, या ये ध्यान देना है यही समूह ऐसे भी हो सकता है, कहीं पर हमें मिल जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पहचान लेना है कि ये कीटोनी समूह रखा हुआ है ना। तो ध्यान देना है CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक, जब यह समूह दोनों ओर से कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, जब यह समूह दोनों ओर से कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तब इसे हम कीटोनी समूह कहते हैं। जब यह समूह दोनों ओर से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा तब इसे कीटोनी समूह कहते हैं। और जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होता है उसे कीटोन कहते हैं। जैसे कि हम पहला कंपाउंड बना दें CH3COCH3, इसका साधारण नाम क्या है? एसीटोन। ठीक है ना, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन। ठीक, ये एक कीटोन है। तो इस तरह से हमने कीटोनी समूह भी जान लिया। अब हमें जानना है अगला समूह कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह को COOH ऐसे लिखेंगे, या इसी को हम लिख देते हैं C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देना है, इस समूह को हम सीधे कार्बोक्सिल समूह ही कहते हैं। COOH समूह को हम क्या कह देते हैं? कार्बोक्सिल समूह ही कह देते हैं। जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि इनका नेचर अम्लीय होता है। जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होगा उन यौगिकों का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। जैसे कि हम लोग का एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका या विनेगर। ठीक, सिरका या विनेगर एसिटिक अम्ल, इसका स्वाद कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो जिन यौगिकों में COOH समूह उपस्थित होता है वो क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हम लोगों का कार्बोक्सिल समूह हो गया। इसी तरह से और समूह मिलेंगे। अगला समूह जान लेते हैं CN साइएनो समूह। साइएनो समूह CN, या यही ऐसे रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है ना, तो ये साइएनो समूह कहलाता है। ठीक, और जिन यौगिकों में यह समूह उपस्थित होगा वो साइनाइड कहलाएंगे। ठीक, साइएनो को साइनाइड आगे कह दिया जाता है। जैसे HCN, CH3CN है ना, ये हाइड्रोजन साइनाइड, मेथिल साइनाइड, ऐसे इनका साधारण नाम हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने अभी साधारण नाम आप लोगों को बताए हैं, IUPAC नाम नहीं बताइए, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये साइएनो समूह हो गया। इसके बाद एमिनो समूह देख लेते हैं। एमिनो समूह क्या होता है? NH2। NH2 समूह एमिनो समूह कहलाता है। जैसे CH3NH2 मेथिल एमीन। ठीक, C2H5NH2 एथिल एमीन। ठीक, ये एमिनो समूह होता है। इसी तरह से अगला हो जाएगा नाइट्रो समूह, NO2 जुड़ा रहेगा। ठीक, जैसे CH3NO2 नाइट्रोमेथेन, C2H5NO2 नाइट्रोएथेन। ठीक, नाइट्रोमेथेन नाइट्रोएथेन ये हो गए नाइट्रो समूह। इसके बाद हम लोगों का एक और आ जाता है हेलो समूह। हेलो समूह यानी कि इसे हम टेक्स्ट से भी डिनोट कर देते हैं, ये ध्यान देना है आपको। या हम ये कह सकते हैं कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या फ्लोरो समूह। ठीक है ना, हेलो समूह, हेलोजन समूह। हेलोजन किन्हें कहते हैं? मैंने बताया था क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन कहलाते हैं। ठीक, तो यह समूह जिनमें उपस्थित होगा तो इन समूहों को साइड में हम हेलो समूह कह देते हैं। ठीक, जैसे कि CH3Cl मेथिल क्लोराइड, C2H5Cl एथिल क्लोराइड। तो इस तरह से ये हेलो समूह हो जाएगा। ठीक, तो
ये कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूहों का मैंने आप लोगों को सामान्य परिचय दिया कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेना है सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से समझना है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी को जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो। कैसे रखा गया हो? अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, तथा जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। क्या हो? समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, साथ में दो क्रमागत यौगिकों में CH2 का अंतर हो। कितना अंतर हो? CH2 का अंतर हो, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर हो, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी कहेंगे। ठीक, फिर से समझ लेना है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, तथा जिनमें समान क्रियात्मक उपस्थित हो और जिनके दो क्रमागत यौगिकों में CH2 का अंतर हो, अणुसूत्रों में CH2 का अंतर हो, एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है एल्केन्स, आप लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया है एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये एल्केन श्रेणी एक ही सजातीय श्रेणी है, एल्कीन्स एक ही सजातीय श्रेणी अलग हो गई, एल्काइंस ये अलग सजातीय श्रेणी हो गई। इसमें क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बन कार्बन द्विबंध वाले हैं, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन त्रिबंध वाले होते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हो गई सजातीय श्रेणी। ठीक है, अब सजातीय श्रेणी की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनको समझ लेना साइड में। सपोज दैट हम एक कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं सजातीय श्रेणी का CH3OH, अगला ले रहे हैं C2H5OH, ये मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल। ठीक, ये भी एक सजातीय श्रेणी बनेगी। अल्कोहलों की श्रेणी भी क्या हो जाएगी? एक सजातीय श्रेणी हो जाएगी। कीटोनों की श्रेणी एक सजातीय श्रेणी हो जाएगी। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी एक सजातीय श्रेणी हो जाएगी। ठीक ना, तो इस तरह से ये सजातीय श्रेणियां हो गई। इनमें हम देख रहे हैं समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, और समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होने की वजह से एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के गुण, रासायनिक गुण लगभग एक समान हो जाते हैं, लगभग एक समान हो जाएंगे। ठीक, अगली बात ध्यान देना है, चूंकि समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है, समान क्रियात्मक समूह उपस्थित है, अतः एक ही सजातीय श्रेणी के यौगिकों को बनाने के लिए एक ही विधि, एक जैसी विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कि इन्हें एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक, हाँ, वो बात अलग हो जाती है कि बहुत पहले का जो यौगिक होगा और थोड़ा सा काफी दूर का ले लें, जैसे सपोज दैट C8H17OH ले लिया। ठीक, तो इस यौगिक और इस यौगिक के गुणों में हम लोग को काफी अंतर भी देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन दो क्रमागत यौगिकों के गुणों में बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा। बहुत दूर वाले यौगिकों के गुणों में अंतर, काफी डिफरेंस मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक, तो ये सजातीय श्रेणी की विशेषताएं हो गई, ये सजातीय श्रेणी की विशेषताएं हो गई। तो इस तरह से आप लोगों ने सजातीय श्रेणी भी पढ़ लिया। ठीक है, अब मैंने बताया कि इनका क्रियात्मक समूहों का सामान्य परिचय जानने के बाद ही, पिछले वीडियो में बताया था कि क्रियात्मक समूहों का सामान्य परिचय जानने के बाद ही और सजातीय श्रेणी को जानने के बाद ही हम लोग कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिख पाएंगे या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर पाएंगे। चूंकि अभी बात और ध्यान देना है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी है, मैंने बताया था अब तक लगभग 20 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक हम लोगों को ज्ञात है। 20 लाख से भी अधिक कार्बनिक यौगिक ज्ञात है। तो इतने अधिक यौगिकों का अलग अलग नाम कैसे याद रह पाएगा? हम 20 लाख लोगों का नाम नहीं याद रख सकते हैं, 20 लाख वस्तुओं का नाम याद नहीं रख सकते हैं, तो ये यौगिकों का नाम अलग अलग कहां से याद कर पाएंगे, है ना? तो
चूंकि यह एक सब्जेक्ट है, यह एक विशेष विषय है, इसलिए इसको हम एक नियम में बांध सकते हैं। लोगों के नाम को नियम में नहीं बांध सकते हैं, परंतु ये एक विषय है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हम एक विशेष नियम में बांध सकते हैं। तो कार्मिक युवकों के नामकरण की एक विशेष विधि है जिसे हम IUPAC नाम पद्धति कह देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ द्वारा ये नाम रखने की विधि प्रचलित की गई है। तो कार्मिक युवकों के नामकरण की विधियां जानना है। कार्मिक यौगिकों के नामकरण की विधियां, कार्मिक यौगिकों के नामकरण की विधियां। तो कार्मिक यौगिकों के नामकरण की दो विधियां मैंने बताया था। एक तो है साधारण या निरर्थक नाम पद्धति, साधारण या निरर्थक नाम पद्धति, और दूसरा मैंने बताया IUPAC पद्धति। ठीक, तो साधारण या निरर्थक नाम पद्धति मैंने बताया था कि साधारण या निरर्थक नाम पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, यौगिकों के नाम, उनके बनाने की विधि, स्रोत, किस स्रोत से प्राप्त किए गए हैं, गुणों आदि पर नाम रख दिए जाते थे। ठीक, जिससे ये नाम छोटे तो होते थे, जिससे साधारण या निरर्थक नाम छोटे तो होते थे, परंतु उनको उनसे हम लोग उन यौगिकों के गुणों विशेष के बारे में या उनकी संरचना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते थे। साथ में क्या समस्या थी, मैंने बताया था कि एक ही यौगिक के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हो जाएंगे, यानी कि वैज्ञानिकों के अलग अलग समुदायों द्वारा किसी एक विशेष यौगिक को अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मेथेन CH4, मेथेन दलदले स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से प्राप्त होती है, दलदले स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से प्राप्त होती है। और दलदल को मार्स, लैटिन भाषा में क्या कह देते हैं, मार्स, मार्स माने दलदल, क्या कह देते हैं, मार्स, मार्स माने दलदल। तो दलदले स्थानों में पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। ठीक, अब ये तो दलदले स्थानों की वजह से हो गया। अब कोयले की खानों की अगर बात करें तो कोयले की खानों में भी मीथेन गैस का रिसाव होता है, और इसी गैस की वजह से वहां का वातावरण ठंडा बना रहता है, वहां का वातावरण ठंडा बना रहता है। साथ में यह बहुत ही ज्वलनशील गैस है, जिससे कोयले की खानों में ज्यादातर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस मीथेन गैस के रिसाव के कारण कोयले की खानों में अधिकांशतः दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और साथ में ये वातावरण को ठंडा किए रहती है। तो इसको नम अग्नि भी कह देते हैं, नम अग्नि। ठीक, ठंडी आग, इसे हम ठंडी आग भी कह देते हैं। ठीक, तो इस तरह से मार्स गैस, मार्स गैस क्या है, दलदले स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से प्राप्त गैस है। मार्स गैस से हमें इसकी विशेष संरचना या इसके गुणों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। नम अग्नि से भी हम लोग भूल जाते हैं कि नम अग्नि किसे कहते हैं, हम लोग भूल जाएंगे नम अग्नि किसे कहते हैं। ठीक, जब इसको विशेष रूप से याद दिलाया जाए कि नहीं नम अग्नि तो हम मीथेन को कहते हैं, तब हमें याद रहेगा। इसी तरह से मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। तो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने की वजह से ह्यूल माने लकड़ी होता है, ह्यूल माने लकड़ी, और चूंकि यह अल्कोहल है, शराब है, तो इसके शब्द पहले शब्द जोड़ दिया गया मीथु, मीथु प्लस ह्यूल, इसको बना दिया गया मेथिल अल्कोहल। दोनों शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बना दिया गया मेथिल अल्कोहल। ठीक, चूंकि यह शराब है, अल्कोहल है, साथ में लकड़ी से प्राप्त हुआ, ह्यूल है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, मेथिल अल्कोहल, लकड़ी की शराब, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाली शराब। ठीक, तो इस तरह से मैंने बताया ना कि बनाने के विधि, स्रोत आदि पर नाम रख दिए जाते थे। इन नामों से मैंने बताया कि यौगिक के विशेष गुणों के बारे में या संरचना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, नाम छोटे होते हैं। ठीक,
इसके लिए IUPAC ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन के संघ ने बैठक की सन 1958 में, ठीक, सन 1958 में बैठक किया और बैठक के थ्रू कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखने पर विचार किया गया कि कार्बनिक यौगिकों के नाम एक ऐसे सिस्टम से लिखा जाए ताकि उस यौगिक के गुणों, संरचना आदि की व्यवस्थित जानकारी हम लोगों को मिल पाए, हम लोगों को नहीं सबको मिल पाए। तो चूंकि पूरे विश्व की बैठक थी, केवल एक दो देशों की नहीं, पूरे विश्व के साइंटिस्टों की बैठक थी, उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए, कुछ नियम बनाए गए और यह बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम इन नियमों के आधार पर लिखा जाएगा। बहुत सरल नियम बनाए गए, बहुत छोटे से नियम बनाए गए जिनको हमें आसानी से जानना है, समझना है, ठीक। तो IUPAC नाम लिखने की मेथड, चूंकि ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा अभी आज मैं, ठीक, तो IUPAC नाम लिखने की विधि किस तरह से लिखना है ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में देता हूं। तब तक आप लोग वीडियो को ध्यान से फिर से दोबारा देख लें, समझ लें।